आज हम इस क्लास में एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा पहला चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज willing and able to purchase at various prices during a given period of time। इस डेफिनेशन को समझने से पहले, डिमांड क्या है वो समझने से पहले हम इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे कि ये चार्ट क्या है, फिर हमें वो डिमांड की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे डिजायर डिमांड में कन्वर्ट कैसे होती है। हर डिजायर डिमांड नहीं होती, एक डिजायर डिमांड कब बनती है तो उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो हमें उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, कोई भी गुड परचेज करने के लिए हमें डिजायर होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने की। दूसरी कंडीशन है मीन्स टू परचेज द कमोडिटी। हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास मीन्स होना चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने का। तीसरी कंडीशन है हमारी विलिंगनेस टू यूज द मीन्स। हमारा मन उस पैसे को खर्च करने का होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमारा मन नहीं है उसको खर्च करने का, तो ऐसे ये डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो डिजायर डिमांड में कैसे कन्वर्ट होगी? 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो डिजायर होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने की, फिर उसके बाद हमारे पास पैसा होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, और हमारा मन भी होना चाहिए उस पैसे को खर्च करने का। तब जाके एक डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जनरली क्या होता है, जनरली द टर्म्स डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। जनरली हम बोल देते हैं डिज़ायर और डिमांड जो है क्या है, सेम ही तो है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिज़ायर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब कुछ और होता है और डिज़ायर का मतलब कुछ और होता है। अभी हमने पढ़ा हर डिज़ायर डिमांड नहीं होता। इसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सपोज योर डिजायर हैज टू परचेज अ कार बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट और विलिंग टू स्पेंड इट। सपोज करो कि तुम्हारी डिजायर है कार परचेज करने की, तुम एक कार परचेज करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इनफ मनी नहीं है उसे परचेज करने का, या फिर मनी तो है लेकिन तुम चाहते नहीं हो उस मनी को खर्च करना। कार को परचेज करने के लिए तुम पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। तो तुम्हारी ये जो डिज़ायर है सिर्फ तुम्हारी विशफुल थिंकिंग ही रह जाएगी, तुम्हारा मन ही रह जाएगा, तुम्हारी डिज़ायर बन के ही रह जाएगी कि ये कार मुझे खरीदनी थी। ये डिमांड नहीं बनेगी, इसको हम डिमांड नहीं कह सकते। जब तक तुमने अपनी डिज़ायर पे पैसा खर्च नहीं किया तब तक तुम्हारी डिज़ायर डिमांड नहीं कहलाएगी। बट इफ़ यू हैव इनफ मनी टू बाय इट, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है उसे कार को खरीदने का और तुम चाहते भी उसे खरीदना एंड विलिंग टू स्पेंड इट, देन द डिज़ायर कन्वर्टेड इनटू डिमांड। तब डिज़ायर हमारी डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब हम उसे उस डिज़ायर को डिमांड कह सकते हैं। अब हमने ये समझ लिया, अब हम वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे। अब इसे समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये हमने पढ़ा था डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज willing and able to purchase at various prices during a given period of time। मतलब वो क्वांटिटी गुड और सर्विस की जो एक कंज्यूमर चाहता है परचेज करना और एबल भी है परचेज करने के लिए वेरियस प्राइसेस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो अब डिमांड की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड किन चीज़ों से बना है। डिमांड इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले डिज़ायर या वांट होनी चाहिए कमोडिटी की, मीन्स टू परचेज यानी हमारे पास पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए उसे परचेज करने के। तीसरा है विलिंगनेस टू पे या रेडी टू पे, मतलब हमारा उस रिसोर्स को, उस पैसे को खर्च करने का मन भी होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी डिमांड की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे जिससे की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक डिमांड फंक्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? वो दिखाता है रिलेशनशिप किसके बीच में, किसी कमोडिटी की डिमांड और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। ये रहा हमारा डिमांड फंक्शन। ये इक्वेशन समझते हैं, ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये क्यूडीसी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। क्यूडीसी का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी यानी प्राइस, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, ओ अदर फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स हैं सारे जो हमारी डिमांड में असर डालते हैं, जिनकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये इन सारे फैक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर इन सारे फैक्टर्स में कोई भी चेंज आता है तो उसका असर किस पे पड़ता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी पर। इनमें चेंज आ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में भी चेंज आ जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट है इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। तो QDC का मतलब होगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, और P का मतलब हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR का मतलब है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, Y का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, E है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, O है अदर फैक्टर्स, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं: साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हमने पढ़ लिया डिमांड फंक्शन क्या होता है। इसको हम इस डेफिनेशन के थ्रू और समझेंगे। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन सेज व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड विल चेंज एट वंस। डिमांड फंक्शन कहता है अगर जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, वो सारे अगर एक साथ चेंज हो जाएं तो किसी कमोडिटी की डिमांड का क्या होगा। कहना चाहता है जो हमारा जो डिमांड फंक्शन है, सारे फैक्टर्स हैं, इनमें अगर एक साथ चेंज आ जाए तो इस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी का क्या होगा, इसके साथ क्या होगा। तो ये एक साथ अगर सारे चेंज हो जाएं, इसमें क्या असर आएगा ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज सच अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को वो कांस्टेंट है सिवाय एक के। यानी हम कहें अगर ये सारे एक साथ में चेंज हो जाए तो हमें ये एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या फ़र्क आया, किसकी वजह से फ़र्क आया। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करेंगे कि सिर्फ एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे प्राइस में चेंजेस आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या असर आएगा। फिर वैसे ही हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का देखेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी ये प्राइस और ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, फिर उसकी वजह से डिमांड में क्या फ़र्क आएगा। हम इस तरीके से रिलेशनशिप देखेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी का, और ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं इस क्वांटिटी डिमांड पे। तो अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आता है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो अब इसमें हम रिलेशनशिप किसका देखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और उसके प्राइस पर। किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके क्वांटिटी डिमांड पर क्या असर आता है, हम इसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे इसमें। तो सेट्रस पैरेबस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। बाकी सारी चीज़ें कौन सी हो गई इसमें? हमारी प्राइस को छोड़ के जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है और सिर्फ चेंज आ रहा है प्राइस में, क्योंकि अभी हम प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं। तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा से किसी कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे दैट इज इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट अपोजिट। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस राइज होती है तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे सोचो कि अगर हम मार्केट में सोचते हैं कि हमें शर्ट लेने जाना है और हम सोचते हैं कि 500 रुपये की एक शर्ट आती है और हमें 3 शर्ट्स लेनी है। हम मार्केट में गए, हमने शर्ट का रेट पूछा, उसने 500 की जगह बोला कि 400 रुपये की एक शर्ट है। तो जैसे प्राइस डिक्रीज हो गया, हमने 3 शर्ट लेनी थी, हम कहेंगे हम 3 की बजाय 4 शर्ट ले लेते हैं। हमने 4 शर्ट ले ली। जैसे हमें लगा कि प्राइस कम हो गया है, हमने अपनी डिमांड बढ़ा ली। यही सिचुएशन उल्टी हो जाती अगर हम जाते मार्केट में और शर्ट जो है 500 की बजाय 700 की हो जाती, प्राइस इंक्रीज हो गया होता, तो हमें 3 शर्ट लेनी थी,
हम उसकी बजाय 2 ही शर्ट लेते, हम अपनी डिमांड गिरा देते। तो हम नॉर्मली ऐसा ही करते हैं। अगर हमें कोई सामान खरीदना होता है, उसकी प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हो जाती है, हम उसकी डिमांड डिक्रीज़ कर लेते हैं, और जैसे ही हमारी कोई भी कमोडिटी की प्राइस, हमारे कोई भी गुड्स की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। सेम चीज़ इकोनॉमी के अंदर भी होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कोई भी सामान की डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करती है कि उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़। उस कमोडिटी के प्राइस के हिसाब से ही हम अपनी डिमांड तय करते हैं कि हमें अपना डिमांड इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। तो अभी हमने यही समझा, किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही कोई प्राइस हमारी डिक्रीज़ होती है, हम उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बाकी जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, यानी सेटरस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस और डिमांड में भी इन्वर्स रिलेशनशिप तभी होगा जब बाकी जो फैक्टर्स हैं डिमांड को जो अफेक्ट कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स जो हमने देखे थे, वो सारे कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा? प्राइस में और उसकी डिमांड में। अभी हम प्राइस का रिलेशन समझ रहे हैं क्वांटिटी डिमांड से, जैसे ही हम आगे दूसरे फैक्टर का रिलेशनशिप समझेंगे क्वांटिटी डिमांड से, अब प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमारी जो ये डिमांड फंक्शन थी, इसमें हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी का उसके प्राइस से रिलेशनशिप पढ़ लिया कि क्या रिलेशन है जब बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे जो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसके चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में क्या चेंजेस आते हैं जब प्राइस और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, जिसमें हम क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से कंपेयर करेंगे। अब हम इसमें ये देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आने की वजह से उसके डिमांड में क्या चेंज आएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करेगी उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर। रिलेटेड गुड में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से अफेक्ट आएगा कमोडिटी की डिमांड पर। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रिलेटेड गुड 2 टाइप के हैं, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। These are those goods which are consumed together or simultaneously to satisfy a single requirement of the consumer. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम 2 गुड्स इकट्ठे कंज्यूम करते हैं हमारी सिंगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए। दैट इज कंज्यूमर कैन नॉट सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग वन कमोडिटी विदाउट अदर कमोडिटी। मतलब कंज्यूमर जो है अपनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर सकता सिर्फ एक कमोडिटी का इस्तेमाल करके, उसे दोनों कमोडिटी इकट्ठे यूज करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, दोनों का इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है। पेन एंड इंक, पेन इंक के बिना कोई काम का नहीं है, इन दोनों का इस्तेमाल भी इकट्ठे होता है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर का इस्तेमाल होता है। कार और पेट्रोल, कार बिना पेट्रोल के कोई काम की नहीं है। ये सारे गुड्स जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एक एग्जाम्पल इस टेबल से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल लिया है हमने। इसमें पेट्रोल का प्राइस दे रखा है और पेट्रोल की डिमांड दे रखी है। यहाँ पर कार का प्राइस दे रखा है और कार की डिमांड दे रखी है। पेट्रोल का प्राइस जब 10 रुपये है तो पेट्रोल की डिमांड 100 है। कार का प्राइस भी 10 है, कार की डिमांड भी 100 है। जैसे ही पेट्रोल ने अपना प्राइस 10 से 20 किया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई, 100 से 80 हो गई। कार का प्राइस सेम ही अभी भी 10, कार ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी कार की डिमांड जो है 100 से 80 हो गई। कार की डिमांड गिर गई। ये क्यों गिर गई? कार ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, फिर भी कार की डिमांड गिर गई। कार की डिमांड कम हो गई, किसकी वजह से? पेट्रोल के प्राइस की वजह से। पेट्रोल के प्राइस में जैसे ही चेंज आया, पेट्रोल का रेट जैसे इंक्रीज हुआ, वैसे ही कार की डिमांड डिक्रीज हो गई, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पेट्रोल के बिना कार कोई काम की नहीं है। फिर जैसे ही पेट्रोल का प्राइस जो है 20 से 5 हुआ, पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया, वैसे ही पेट्रोल की डिमांड 200 हो गई, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। कार का प्राइस अभी भी 10 ही है, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया अभी भी, लेकिन कार की डिमांड में चेंज आ गया। कार की डिमांड जो है 80 से 200 हो गई, कार की डिमांड बढ़ गई। ये किसकी वजह से हुआ है? पेट्रोल के प्राइस की वजह से। पेट्रोल के प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुआ, वैसे ही कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। यानी एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से
दूसरे गुड की डिमांड में चेंज आ रहा है। इसके खुद के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके डिमांड में चेंज आ रहा है उसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से। इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। वो गुड्स जिसमें एक गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आए, उन गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस फॉल होने की वजह से दूसरे की डिमांड राइज होती है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पर शर्त यह है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। सिर्फ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आएगा और बाकी जो डिमांड के फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। वी कैन से दैट, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। हम इसको ये भी कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि एक का प्राइस डिक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और डिमांड ऑफ द कम्युनिटी के बीच में। यही जो अभी हमने एग्जांपल पीछे टेबल के थ्रू समझा था। अ राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल वुड लीड टू फॉल इन द डिमांड ऑफ कार्स। पेट्रोल का प्राइस राइज होते ही कार की डिमांड में फॉल आ जाएगा। सिमिलरली अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेन्स विल कॉज अ राइज इन द डिमांड फॉर इंक। उसी तरीके से अगर पेन का प्राइस फॉल हुआ तो इंक की डिमांड राइज हो जाएगी। पेट्रोल कार वाला एग्जांपल है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, कार की डिमांड डिक्रीज हो गई। पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ डिमांड के एक ही फैक्टर में चेंज आएगा, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं वो समझ लिया। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। वाई एक्सिस पे हम लिख देंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल, एक्स एक्सिस पे हम लिख देंगे डिमांड ऑफ कार। यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस पहले P था तो कार की डिमांड Q थी। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, P से P1 हुआ। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होते ही कार की डिमांड Q से Q1 हो गई, डिक्रीज हो गई कार की डिमांड। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस P2 होते ही कार की डिमांड जो है वो Q2 हो गई, यानी कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। इसके बाद हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ये हमने इसका ग्राफ समझ लिया। अब हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं हम, यानी एक की जगह दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। दैट इज कंज्यूमर कैन सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कंज्यूमर अपनी वांट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर सकता है एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी का यूज करके। इसके एग्जाम्पल हैं पेप्सी एंड कोक। मतलब हम पेप्सी की जगह हम कोक कंज्यूम कर लेते हैं, कभी कोक की जगह हम पेप्सी कंज्यूम कर लेते हैं। टी एंड कॉफ़ी, वही इन दोनों का भी है। इंक पेन या बॉल पेन हम कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक कमोडिटी दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। वो कमोडिटीज जिसे हम एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक कमोडिटी दूसरे को रिप्लेस कर सकता है तो भी हमारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, उन गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि उनके प्राइस और डिमांड में कैसे चेंज आता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया पेप्सी और कोक। यहाँ पेप्सी का प्राइस लिखा है, यहाँ पेप्सी की डिमांड है, यहाँ कोक का प्राइस है और यहाँ कोक की डिमांड है। पेप्सी का प्राइस 10 था, उसकी क्वांटिटी डिमांड 100 थी। कोक का प्राइस भी 10 है और क्वांटिटी डिमांड भी उसकी 100 है। पेप्सी ने अपना प्राइस डिक्रीज कर दिया, पेप्सी ने 10 से अपना प्राइस 5 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, 100 से 150 हो गई। किसी भी गुड्स का हम प्राइस अगर डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि पेप्सी ने अपना प्राइस डिक्रीज किया तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन कोक ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, कोक का अभी भी 10 ही है प्राइस, पहले भी 10 था अभी भी 10 ही है। अब उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, पहले उसकी डिमांड 100 थी अब 50 हो गई। ये कैसे हुआ? उस कोक ने तो अपने प्राइस के साथ कुछ चेंजेस नहीं किए, फिर भी उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि उसका कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोक की जगह हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं? पेप्सी। पेप्सी ने अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए तो जो कोक के कंज्यूमर्स थे वो पेप्सी में शिफ्ट हो गए, वो अब पेप्सी कंज्यूम करने लगे क्योंकि पेप्सी सस्ती हो गई,
अब लोग कोक क्यों पियेंगे, तो कोक वाले जो कुछ कंज्यूमर्स थे वो पेप्सी में शिफ्ट हो गए और पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कोक की डिमांड डिक्रीज हो गई। तो यहाँ चेंजेस कोक के सब्स्टिट्यूट गुड यानी पेप्सी के प्राइस में चेंजेस आए, जिसकी वजह से कोक की डिमांड चेंज हुई। कोक ने अपने प्राइसेस चेंज नहीं किए। अब पेप्सी ने अपने प्राइसेस जो हैं वो 5 से 15 कर दिया, पेप्सी ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, 5 से 15 कर दिया, तो उसकी डिमांड 150 से 50 हो गई, पेप्सी की डिमांड घट गई। कोक का प्राइस अभी भी 10 ही है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, 50 से 150 हो गई। अब यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले क्या हुआ था, ऊपर कोक के जो कंज्यूमर्स थे वो शिफ्ट हुए थे पेप्सी की तरफ, क्योंकि पेप्सी ने अपने प्राइस कम किए थे। अब पेप्सी ने अपने प्राइस जैसे इंक्रीज किए, वैसे ही पेप्सी के जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट हो गए कोक की तरफ, तो कोक के कंज्यूमर्स बढ़ गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होगा, इसमें एक गुड के प्राइस में फॉल होने की वजह से दूसरे की डिमांड भी फॉल हो जाएगी, दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वही इसमें भी बाकी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए। We can say that there is a direct relationship between price of substitute goods and demand of the commodity। तो हम ये कह सकते हैं कि price of substitute goods और demand of the commodity के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और एक का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, यही अभी जो हमने टेबल में एग्जांपल पढ़ा था, सेम बात लिखी है यहाँ पर भी। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस, डिमांड ऑफ कोक राइजेस। पेप्सी के प्राइस राइज होते ही कोक की डिमांड राइज हो जाएगी, बिकॉज द कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ पेप्सी टू कोक, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाएगा पेप्सी से कोक की तरफ। यहाँ पे भी यही बात है, पेप्सी के प्राइस इंक्रीज हुए, कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई, पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हुआ, कोक की डिमांड भी डिक्रीज हो गई। सेटरस पैरेबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी सिर्फ इसमें चेंज आएगा, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब इसका भी हम ग्राफ समझ लेंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखेंगे प्राइस ऑफ पेप्सी, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे डिमांड ऑफ कोक। पेप्सी का प्राइस जो है पहले पी है और कोक की डिमांड क्यू है। पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ, पी से P1 हुआ, कोक की डिमांड भी इंक्रीज हो गई, क्यू से Q1 हो गई। पेप्सी ने अपने प्राइस डिक्रीज किए, P1 से P2 हुआ, और कोक की डिमांड Q1 से Q2 हो गई, कोक की डिमांड भी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी। तो यहाँ पर हमने अपना सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ लिया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का। अब हम अपना थर्ड पॉइंट समझेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।